हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारी थर्ड बुक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका भी एक वन शॉट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब बस परसों तक की ही है प्रॉब्लम। उसके बाद तो बच्चों फिर आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर 31 के बाद लास्ट है और उसके बाद आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन की टेंशन नहीं होने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं हम हमारी थर्ड बुक के कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपको पता भी होगा कि ये वाली जो हमारी थर्ड बुक है, ये पार्ट बी के नाम से हमारे क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी के नाम से 20 मार्क्स की हमें नज़र आएगी, जिसमें बच्चों हमारे 4 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे, और जो हमारे रिमेनिंग 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें हमारा एक क्वेश्चन कैश फ्लो का होगा 6 मार्क्स का। 2 मार्क्स में उसमें हमारी 1-2 नंबर की थ्योरी नज़र आ जाएगी। साथ में एक चैप्टर रेशो है, जिस चैप्टर में हमें एक क्वेश्चन रेशो बनाने का आएगा, जिसमें 2-2 मार्क्स के 2 रेशो आ सकते हैं बच्चों, या फिर 4 मार्क्स का एक ही रेशो वो हमें दे भी सकते हैं। उसके बाद बच्चों 2 चैप्टर और हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हेड्स एंड सब हेड्स पूछे जाते हैं और बैलेंस शीट की आइटम्स हमें दे दिए जाते हैं, जो हमें एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स का एग्ज़ाम में कवर होगा। और बचा हमारा सेकंड चैप्टर, जो हमारा प्योरली प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, उसमें सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है। तो एक एक करके इन सभी का रिवीजन करेंगे, ताकि हम अच्छे से एटलीस्ट 20 out of 20 मार्क्स स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिसका नाम है हेड एंड सब हेड ऑफ बैलेंस शीट। हेड एंड सब हेड ऑफ बैलेंस शीट को अगर मैं बच्चों को शॉर्ट में रिवाइज कराऊं, तो मैं कह सकती हूँ हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और एक होता है एसेट्स। अब केवल इक्विटी एंड लायबिलिटी को उठा लेते हैं। वो हमारे मेन हेड्स में कवर होता है 4। पहला होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, जो हमारे कोर्स में नहीं है और उसका क्वेश्चन हमें नज़र नहीं आएगा। और तीसरा होता है बच्चों नॉन करेंट लायबिलिटी, और फोर्थ होता है हमारा करेंट लायबिलिटी। अगर एसेट्स को फॉलो करें तो एसेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हमारी नॉन करेंट एसेट्स और दूसरी हो गई हमारी करेंट एसेट्स। अब चलते हैं इनके सब हेड्स की तरफ। तो लायबिलिटी में ही शेयर होल्डर फंड के अगर सब हेड की बात करें बच्चों, तो वो हमारे 3 सब हेड्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा है बच्चों रिजर्व एंड कैपिटल, और तीसरा है मनी इश्यूड अगेंस्ट वारंट। तो तीसरा वाला तो कोर्स में डिडक्टेड है, तो उसका डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम शेयर कैपिटल की तरफ। तो इसमें आते हैं हमारे आइटम्स कौन कौन से, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल इन एरियर्स, शेयर फॉरफीटेड। इनके अलावा इस वाले में कोई भी और आइटम पूछे नहीं जाएंगे। रिजर्व एंड कैपिटल की बात करूं, रिजर्व एंड सरप्लस की, तो किसी भी नाम के पीछे अगर हमें रिजर्व दे रखा है और नाम के आगे अगर सरप्लस का आइडेंटिफिकेशन है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। और एक पॉइंट और जो हमें नज़र आ सकता है, वो है हमारा शेयर आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट। और अगर हमने वो पहचान लिया, तो बाकी जो रिजर्व और सरप्लस वाले पॉइंट्स हम इजीली समझ भी जाते हैं। तीसरा बेटा मैंने अभी बताया डिडक्शन में है, वो हमारे नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो अब हम चलते हैं हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी की तरफ। नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसमें है बच्चों हमारा जो पॉइंट हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, जो पब्लिक डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, और बैंक लोन्स है, या फिर मॉर्गेज लोन्स है। वो लोन जो हमने एक मॉर्गेज में सिक्योरिटी दी और हमने लोन ले लिया, तो 12 महीने से ऊपर का ही होता है, लेकिन फिर भी इसके प्रॉपर नेम्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो मैंने अभी बताए, बॉन्ड्स हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा, जिसका नाम है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई भी प्रोविज़न जो नेचर आइडेंटिफाइड है 12 महीने से ऊपर का है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में है। लेकिन अगर नेचर आइडेंटिफाइड ना हो, तो आप प्रोविज़न फॉर वारंटी एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये आप दोनों के दोनों पॉइंट्स कहाँ लिख कर आओगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो हमारे कोर्स में नहीं है, डिडक्शंस में है। और चौथा है हमारा अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। उसमें जो हमारा इकलौता पॉइंट आता है, वो है हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसकी मैंने डिबेंचर की बैलेंस शीट में भी आपको उसका आइडेंटिफिकेशन
कराया था, किसमें, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है बेटा जिसका नाम है हमारा करंट लायबिलिटीज़। इसमें हमारे फिर से 4 ही पॉइंट आएंगे। पहला है हमारा ट्रेड पेबल, जिसमें हमारा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आता है। दूसरा है बच्चों हमारा जिसका नाम है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो बोरोइंग्स जो 12 महीने से कम की करते हैं। नाम की अगर बात करूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये हमारे दोनों आइटम्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमें नज़र आ जाते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट जिसका नाम है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वो प्रोविजंस जो हमारे 12 महीने से कम के हैं, लेकिन अगर नेचर नहीं बता हो तो बेटा प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जो आप लेकर जाएंगे कहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। नेक्स्ट और फोर्थ है हमारा जो हमारी लायबिलिटी को बाइंड कर देगा, वो है अदर करेंट लायबिलिटी। इसमें जाएंगे हमारे अदर करेंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग चली जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट अक्यूड ऑन डिबेंचर्स या फिर बोरोइंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनपेड डिविडेंड भी हमारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कॉल इन एडवांस भी हमारा यहाँ पर ही आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको रेडी करेंगे और अदर करेंट लायबिलिटीज़ में पुट कर देंगे। एसेट्स पे चलते हैं तो पहला है हमारा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में बच्चों पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और लास्ट है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद है बच्चों डिफर्ड टैक्स एसेट्स, जो हमारे कोर्स में नहीं है, हम उसको याद नहीं करेंगे, उसके आइटम आपसे पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। लॉन्ग टर्म लोन होता ना तो वो हमारी बोरोइंग्स होती, लेकिन यहाँ पर एडवांस है ना, इसका मतलब आपने एक ऐसा लोन दिया है जिसका पैसा आपको 12 महीने के बाद मिलेगा। तो कोई भी लोन अगर आपने इसका मॉर्गेज रखा है और रखने के बाद उसको 12 महीने के बाद का पेमेंट 2 साल 3 साल 4 साल वॉट एवर गिवन होगा टाइम, वो आइडेंटिफिकेशन होगा, तो हम इसको लॉन्ग टर्म एडवांसेज लोन्स एंड एडवांसेज में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स में बच्चों वो एसेट जो ऊपर कहीं पर भी नहीं आए वो आप अदर नॉन करेंट में लिख देंगे। और एक और बचा वो है हमारा अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट बच्चों जो आपने शेयर्स में की, डिबेंचर्स में की, कोई प्रॉपर्टी में की, लेकिन वो 12 महीने से ज़्यादा के टाइम की मतलब नेचर आइडेंटिफाइड होगा। तो ये 5 आइटम्स थे जो हमारे किस में नज़र आए, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटी में अगर बात करूँ तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेंट्रीज़, और इन्वेंट्रीज़ में बच्चों हम सब जानते हैं कि हमारे स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस और हमारा लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये हमारे इन्वेंट्रीज़ में नज़र आएंगे। अदर है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वो एडवांस हमने जो किसी को 1 साल के अंदर का दिया है उसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसमेंट्स में लिखेंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों जो इन्वेस्टमेंट सेम प्रॉपर्टीज़, शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बच्चों को 12 महीने से कम की है। और लास्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आता है इसमें हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट का मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिवाइस कराया है, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में बच्चों हमारा एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसमें हमारे रेवेन्यू में कौन कौन से आइटम हैं, अदर इनकम्स में कौन कौन है, इसको आप रेडी करिए ही करिए। और याद रखिएगा एम्प्लॉय के लिए जो बेनिफिट वाले एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, और अदर एक्सपेंस में हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जाएंगे वो जाएंगे बैंक चार्जेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में आ सकता है कि बैंक चार्जेस कहाँ जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस में। और बच्चों फाइनेंस कॉस्ट में अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो हमेशा फाइनेंस कॉस्ट में ही जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला कॉन्सेप्ट हेड और सब हेड और स्टेटमेंट ऑफ P&L का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ चैप्टर 2। थ्योरी ऑफ चैप्टर 2 की बात करें तो एक क्वेश्चन जो अभी हमारा CBSE सैम्पल में भी आया था, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो 4 टेक्निक्स होती है बच्चों, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी एंड कॉमन साइज। एक ही ईयर का ही अगर हम स्टडी कर रहे हैं कॉमन साइज, 1 ईयर टू नंबर ऑफ ईयर्स कंपैरिजन कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी, रेशियो को प्रोपोर्शनल स्टडी कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, और स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जिसमें कंपनी का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रहे हैं उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आप टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी करिए, 1 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, जिसमें वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस,
एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन के अदर नेम्स दिए होंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में वो हमसे पूछ सकते हैं कि इसका अदर नेम क्या है, तो हम अच्छे से रेडी करेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव कोई भी अपने मन के रेडी करिए, चाहे वो हमारा असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी हो, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी हो, चाहे वो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग हो, चाहे असेसिंग द सॉल्वेंसी, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लिमिटेशंस में भी बच्चों अपने मन के कोई भी 4 पॉइंट याद करिए, विंडो ड्रेसिंग कर लीजिए, इग्नोर्स क्वालिटी कर दीजिए, नॉट फ्री फ्रॉम बाइस कर दीजिए और चौथा हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये हमारे पॉइंट्स। एक और है जो 1 मार्क्स में चांसेस होते हैं बच्चों, जहाँ वो पूछे कि ये हमारे इंटरनल यूज़र्स है या एक्सटर्नल यूज़र्स है, तो 1 मार्क्स में तो बच्चों कोई लिमिट नहीं होती, जितना अंदर से पॉइंट आ सकते हैं उतने वो हमसे 1 मार्क्स में पूछ ही लेते हैं। अब चलते हैं बच्चों हमारे 3rd चैप्टर में, जिसका नाम है रेशो। पहली बात तो एक्सप्रेशंस याद करिए, 4 एक्सप्रेशंस है। प्योर रेशो है, दूसरा है टाइम्स में, एक है फ्रैक्शन में और एक है बच्चों परसेंटेज में। हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे जो रेशोज़ हैं वो, और मतलब अगर कंपेयर करूं चार्ट में तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हमारा लिक्विडिटी रेशो, दूसरा होता है बच्चों जिसका नाम है हमारा सॉल्वेंसी रेशो, तीसरा है बच्चों एक्टिविटी रेशो और लास्ट वाला है बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। 3 रेशो सीबीएसई ने नए बढ़ाए हैं, उनका भी अभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशो में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है करेंट रेशो और दूसरा है बच्चों क्विक रेशो। करेंट रेशो का प्योर रेशो होता है 2:1 और क्विक रेशो का प्योर रेशो होता है 1:1। करेंट रेशो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़ और क्विक का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। अदर नेम ऑफ क्विक एसेट्स आ जाता है एसेट टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। अब जो बच्चा बैलेंस शीट याद कर चुका तो उसे पता है करेंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता था, करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आ सकता है, तो CA अपॉन CL दैट इज करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी करेंगे और करेंट रेशो निकाल लेंगे। क्विक रेशो की तरफ चले तो बस आपको करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को बाहर निकालना है और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा क्विक एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से उसको डिवाइड करेंगे। इस दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक और फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सॉल्वेंसी रेशो। पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड था, अब मैं इसको 5 पार्ट्स में समझाऊंगी। पहला है बच्चों डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशो, प्रॉपर्टी को इक्विटी रेशो भी कहते हैं, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और 4th है हमारा जो अभी अभी लॉन्च किया है सीबीएसई ने, तो वो है हमारा डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। सभी के फॉर्मूले उनके रेशो के नाम पे ही हैं और बच्चों जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपके इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए हेल्प करेंगे वो है हमारा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेब्ट प्लस इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर कोई है या माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस अगर कोई भी है। और एक फॉर्मूला है बच्चों जो हमारे काम टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स। और दूसरा एक और फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा वो है हमारा डेब्ट का। तो डेब्ट को बच्चों यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंसी का मतलब भी लॉन्ग टर्म डेब्ट से है, क्योंकि लिक्विडिटी का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी होता है, लिक्विडिटी रेशो का। तो डेब्ट का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट है, तो टोटल एसेट डेब्ट में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास डेब्ट आएगा। डेब्ट हम यहाँ से भी निकालेंगे, डेब्ट हम यहाँ से भी निकालेंगे, इक्विटी हम यहाँ से भी निकालेंगे और इक्विटी हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। टोटल एसेट्स हम इससे भी निकालेंगे और यहाँ से भी। तो हर एक सिंगल वर्ड का आपने 2 आइडेंटिफिकेशन देखा होगा। इन फॉर्मूले में घूमते रहिए बच्चों, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा पूरे कॉम्बो का। कौन से कॉम्बो का? डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट प्रॉपर्टी एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो। और नेक्स्ट है जो हमारा सॉल्वेंसी में आता है वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कई सालों से लगातार आ रहा है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको रेडी करिएगा। और उसमें बच्चों क्या होगा, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा।
तो आप आफ्टर टैक्स के देने पर बिफोर टैक्स को आप x मान लीजिएगा। तो जब आप बिफोर टैक्स को x मानेंगे तो टैक्स का मान लो 30% वैल्यू दे रखी है, तो 0.30x, तो x माइनस 0.30x और जो आफ्टर टैक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर आप कंपेयर कर लेना बच्चों। कंपेयर करेंगे तो बच्चों आपके पास x आ जाएगा, और आपने x किसको माना था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। बिफोर टैक्स में बच्चों अगर आप बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट से ही आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्टिविटी रेशो, इसको हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, इसको हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं बच्चों। और टर्नओवर रेशो जब हम इसको कहते हैं तो इसका डिवीजन हमारा कौन कौन से पोर्शन में होता है? पहला होता है बच्चों जिसका नाम है हमारा नेट एसेट्स रेशो, सीबीएसई ने नया बढ़ाया था। फिक्स्ड एसेट्स रेशो, ये भी नया है पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये सारे रेशो किसके अंडर में आते हैं? एक्टिविटी। पहले को उठा लेते हैं जिसका नाम है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला होगा इसका कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगर कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट आप दो फॉर्मूले से निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ओपन क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। एक और कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और प्लस कर देंगे ग्रॉस लॉस। ये दो फॉर्मूले में घूमेंगे ना बच्चों, किसी भी हालत में आपका कॉस्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। कई बार ऐसा क्वेश्चन में होगा कि ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई एक आइटम नहीं होगा, तो इस वाले कॉस्ट के फॉर्मूले से आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और जब कॉस्ट निकाल लेंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके आप ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई भी इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ओपनिंग से ही एवरेज निकाल लें या क्लोजिंग से ही एवरेज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, रिसीव किया है ना ट्रेड, मतलब अभी रिसीव करने वाले हैं, तो कब रिसीव करेंगे? जब कुछ सेल किया होगा। तो क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट जो रेवेन्यू है बच्चों कई तरीके से निकाल सकते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू माइनस कर दे, ठीक है, और या फिर केवल आपके पास क्वेश्चन में रेवेन्यू गिवन हो, कैश रेवेन्यू का कोई जिक्र ना हो तो हम उसको ही क्रेडिट मान लेंगे। रेवेन्यू को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तो आपके बहुत काम आने वाला है एक्टिविटी में, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, इसके बाद वाले पॉइंट में भी रेवेन्यू तो हमें छा जाएगा, दिखता ही रहेगा। नेक्स्ट है बेटा उसका डिनोमिनेटर मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ट्रेड रिसीवेबल के सब आइटम भी दे सकते हैं, वो है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ लिया तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? अगर डेज में निकाल रहे हैं तो 365 अपॉन TRTR और मंथ में निकाल रहे हैं तो 12 अपॉन TRTR। व्हाट इज TRTR? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब चलते हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो में। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो में बच्चों हमें क्या करना है, हमें हमारे जो रेशो है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, उसका फॉर्मूला सबसे पहले देखना है। तो क्रेडिट परचेज में अगर आप डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल को, मतलब क्या पॉइंट मैंने बोला, अगर आप क्रेडिट परचेज में डिवाइड करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो में तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। लेकिन क्रेडिट परचेज निकालेंगे कैसे? टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करके, या फिर केवल परचेज गिवन है तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट परचेज मान लेंगे, या फिर परचेज निकालने का सहारा हम कॉस्ट से भी लेंगे। तो यहीं पर ही गाड़ी घूमती रहेगी और हमारा क्रेडिट परचेज निकल आएगा। डिवाइड कैसे करेंगे? एवरेज ट्रेड पेएबल में ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2। फॉर्मूले पे फोकस करोगे ना तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर्मूला नहीं आता होगा ना तो क्वेश्चन आने में आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जिसका नाम है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल तो आप लोग जानते हो कैसे निकलेगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़, और रेवेन्यू के लिए आप इसका सहारा
लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। वैसे वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड से भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो इससे भी आप हेल्प लेंगे। नेट फिक्स्ड टर्नओवर रेशो में नेट फिक्स को आप डिवाइड करेंगे हमारे रेवेन्यू से और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास फिक्स्ड हो और साथ में डेप्रिसिएशन भी हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और बच्चों अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है तो फिक्स्ड एसेट जो भी हमारी दे रखी है उसको भी डिवाइड करेंगे रेवेन्यू से और इनटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर 5 रेशोज आते हैं और सभी का आंसर परसेंटेज में आता है। अभी याद रखिएगा इनटू 100 मत करिएगा, क्योंकि फिक्स्ड का और नेट का दोनों का आंसर भी हम टाइम्स में ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है, उसको करेक्ट करिएगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी में चलते हैं। पहला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगेन इससे सहारा लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, सब कुछ पहले से ही आइडेंटिफाइड है, बस हमें वही फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों का एडिशन हमेशा 100 होता है। तो आप लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो ऑपरेटिंग रेशो को ही आप फोकस कर लो बच्चों, और उसका आंसर निकालने के बाद 100 से माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी कुछ कम नहीं है, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। ROI का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कवरेज रेशो से ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। फॉर्मूला होता है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, राइट। तो हम लोग अगर आफ्टर टैक्स गिवन है तो बिफोर को x मान लेंगे, टैक्स से कंपेयर करके बिफोर निकाल लेंगे, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी से भी निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप डेब्ट प्लस इक्विटी से भी निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से भी निकाल सकते हो, और इस तरीके से आप कई फॉर्मूले लगा के कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लोगे। लास्ट के 5 का आंसर परसेंटेज में, उससे पहले का आंसर हमारा टाइम्स में, और स्टार्टिंग से लेकर प्रोप्राइटरी तक का और डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्लूड करके सारे आंसर हमारे प्योर रेशो में आएंगे। तो 3 एक्सप्रेशन हमारे कॉन्सेप्ट में है, हम तीनों को तैयार करेंगे। अगर एग्जाम में गलती से लिमिटेशन ऑफ रेशनल एनालिसिस पूछ लेंगे तो आप एनालिसिस के आंसर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशनल एनालिसिस पूछ लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन इस चैप्टर इस बुक में से किसी भी कुछ कॉन्सेप्ट का पूछेंगे, आपने जो सेकंड चैप्टर में याद किया है आप केवल वही लिखेंगे। और लास्ट और इकलौता चैप्टर हमारा बचा, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसकी तैयारी थोड़ी सी आप स्मार्टली करिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है, क्या लाइन ऐसी होगी जो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, क्या ऐसा आएगा कि कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। सिंपल सी बात है, पैसा चला गया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, पैसा आया होगा तो कैश इनफ्लो हुआ होगा। कोई भी पैसा नहीं आया, मैंने अपना पैसा उठाया बैंक में जमा कर दिया, बैंक से उठाया अपने पास ले आई, तो ऐसे जब कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कोई फ्लो ही नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, प्रीपेड और एक्यूट, इन पर भी कोई फ्लो नहीं हुआ, तो ये हमारा नो फ्लो में जाएंगे। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और मुझे लगता है जो 1 मार्क्स में आपको कवर कर सकते हैं, वो है बेटा कि वो हमें लाइन पूछेंगे और बोलेंगे ये फाइनेंसिंग है, ये इन्वेस्टिंग है या ये ऑपरेटिंग है। तो उसके लिए हमें फाइनेंसिंग में याद रखना है सारे शेयर के कॉन्सेप्ट, सारे डिवेंचर्स के कॉन्सेप्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना घटना, कोई भी डिविडेंड या कोई भी इंटरेस्ट, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आता है। इन्वेस्टिंग में कोई भी फिक्स एसेट का खरीदना, बेचना, रेंट रिसिप्ट, इंटर रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो वो हमारा इन्वेस्टिंग में जाएंगे। और जब कुछ समझना आए ना तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो आइडेंटिफाइड होते हैं, कहीं ना कहीं हम ऑपरेटिंग में परेशान हो जाते हैं। तो जब आपको लगे यार समझ नहीं आ रहा ये कहाँ जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग में ही जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तो पॉइंट्स हमें सामने से पता है, और वो क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ड्राफ्ट और चेक। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप बैक क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल के 1, 2, 3 कर लीजिए, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी बच्चों। तो इसमें ही आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब सवाल उठता है कि 6 नंबर में क्या तैयार करें। मेरे अकॉर्डिंग 6 नंबर में आप मेरी 2 बातों पे ध्यान देना। पहली बात, कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट आपको कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। जब कुछ भी अटेंड ना करने की सोच रहे हो ना आप कैश फ्लो में, तो जो मैं फॉर्मेट बता रही हूँ ना, आप उसको लिख के आ जाना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। वो क्या है, आप अपनी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी होगी उसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद जो आपका बैलेंस आएगा ना बेटा, वो हमारी तीनों एक्टिविटी का आंसर होगा। यहाँ पर एक बात और बता दूँ, कभी कभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट भी आइडेंटिफाइड होता है करंट एसेट्स में। तो आप दोनों की ओपनिंग ऐड कर लो और दोनों की ही क्लोजिंग ऐड कर लो। अब दोनों की जो आपने क्लोजिंग ऐड करी है, कौन दोनों की, करंट इन्वेस्टमेंट की और साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, इसकी क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करोगे ना बच्चों, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, निगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इससे आपका कम से कम एक इतना हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा जो आपको बिना ज़्यादा तैयार करे ही कैश फ्लो में कुछ ना कुछ मार्क्स दिला देगा। तो अगर बच्चों मैं फॉर्मेट की बात करूं तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट होगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये होगा हमारा फाइनल अमाउंट, डिटेल्स हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तीनों एक्टिविटी लिखेंगे। 4th नंबर पे अगर हमारा तीनों एक्टिविटी का जो अभी हम आंसर क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर रहे थे, अगर वो हमारा पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर वो बेटा वो हमारा निगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, और बिगिनिंग को ऐड करके जो आंसर होगा उसको डबल लाइन से बंद करेंगे, जो किसके बराबर होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड के बराबर। ठीक है बेटा। अब सवाल उठता है कि बच्चों को क्या तीनों एक्टिविटी पता है? तो पहली एक्टिविटी है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला ए पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें 5 पॉइंट ऐड होते हैं और 2 पॉइंट माइनस। ऐड में आ जाएगा बच्चों हमारा जनरल रिजर्व, ऐड में आएगा प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा इंटरिम डिविडेंड, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी का हमें लॉस हो गया है उसके अलावा हमारा माइनस हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स, लेस हो जाएगा हमारा अगर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया है। बी आइटम में मैंने ABCD में थोड़ा सा टर्न कर लिया है ताकि इजीली याद हो जाए। तो बी में हम 7 आइटम्स ऐड करते हैं जो भी हमें मिल जाए। डेप्रीसिएशन है, गुडविल अमोर्टाइज है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है, और शेयर इशू एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल भी आता है। लेस में रेंट रिसीव्ड, इंटर रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और आ गया बेटा हमारा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट और गेन ऑन सेल। अब ए और बी को ऐड करके अगर सी से माइनस कर दोगे ना तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ई बहुत आसान है, डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट में जो जो करेंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो गई हैं उसे ऐड करेंगे, जो जो करेंट लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं उन्हें भी ऐड करेंगे, और एफ पॉइंट में इसका उल्टा कर देंगे। अगर करेंट एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं तो यहाँ पर लेस कर देंगे, करेंट लायबिलिटी कम हो रही हैं तब भी लेस करेंगे, और इसके बाद हमारा आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें बेटा लेस कर देंगे टैक्स को, टैक्स पेड को, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ए पॉइंट में लिया था तो अगर ऐड किया था तो यहाँ माइनस किया था तो ऐड, तो आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस में आया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस में आया है, कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सिंगल एक्टिविटी भी आ सकती है तो इनको इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसको करने से पहले बच्चों को उसके कुछ फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ गिवन है, कोई सोल्ड हुआ है एसेट्स हमारा, तो हमें उसकी फॉर्मेट अलग से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मान लो कोई मशीन की बात कर दी है, मशीन सोल्ड की,
तो मशीन की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर, मशीन की क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, मशीन का जो सेल पोर्शन है यहाँ लिखेंगे, अगर कोई लॉस है बच्चों तो यहाँ लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो वो लिखेंगे, और अगर केवल डेप्रिसिएशन गिवन है तो डेप्रिसिएशन लिख देंगे और बैलेंस करेंगे। और यहाँ बच्चों परचेज से बैलेंसिंग होगी। अगर आप कह रहे हो मैम परचेज ऑलरेडी है तो सेल से बैलेंसिंग हो जाएगी, तो बैलेंसिंग फिगर करना है, मतलब क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट है तो कोई भी एक आइटम पे बैलेंसिंग होगी। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है तो आप लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाना पड़ेगा। ओपनिंग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है। क्लोजिंग डेबिट में लिखेंगे जो एसेट सोल्ड हुआ है ना बच्चों उसका केवल अमाउंट लिखेंगे और डेप्रिसिएशन से बैलेंस करेंगे। इस डेप्रिसिएशन को आप ऑपरेटिंग में बी आइटम में ले जाएंगे, लेकिन मशीनरी अकाउंट अगर आप बना रहे होंगे तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू ही दिखाना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर यही अकाउंट पेटेंट अकाउंट हो मतलब इनटेंजिबल, तो बस आप डेप्रिसिएशन की जगह पर रिटर्न ऑफ लिख देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहेगा। एक और मैं आपको अकाउंट बनाती हूँ जो आपके काम आ जाएगा। किस में काम आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स के कॉन्सेप्ट जो टिपिकल बन जाता है उसके काम आएगा। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स की, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। याद रखिएगा बच्चों, टैक्स पेड डेबिट में, और टैक्स प्रोवाइडेड की अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ की बैलेंसिंग आप ए पॉइंट में ले जाएंगे जो मैं अभी ए का बोल रही थी, और ये आप एच पॉइंट में ले जाएंगे ऑपरेटिंग में, जो मैंने अभी लास्ट में लेस टैक्स पेड बोला था। अगर आप कह रहे हो मैम केवल यहाँ बैलेंस आई थी तो केवल ये लिख देंगे, दोनों आई थी मैम तो मैंने दोनों जगह लिखना है, ए में भी और एच में भी, कभी ना गलती होने वाला फॉर्मेट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बढ़िया वाला फोकस करना। इसके बाद बच्चों जो मशीनरी की सेल आई होगी तो सेल हुआ है, पैसा आया है ऐड कर देंगे, और हमारा परचेज हुआ है तो माइनस कर देंगे, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो क्या चीज़ परचेज और सेल, इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, और आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं और हमारी लास्ट एक्टिविटी है जिसका नाम है फाइनेंसिंग। कोई भी शेयर बढ़ जाए एक्सेप्ट बोनस शेयर, ठीक है, तो उसको ऐड कर देंगे। डिवेंचर बढ़ जाए, इशू बढ़ जाए तो उसको भी ऐड करेंगे। रिडीम मतलब कम हो जाए तो दोनों को माइनस कर देंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो इंक्रीज है, ऐड कर देंगे। कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद बस अब तुम्हें ऊपर से कॉपी पेस्टिंग करनी है बच्चों। कौन सी कॉपी पेस्टिंग? डिविडेंड जो भी लिखे थे आपने पहला ए आइटम निकालने पर उसको लाके माइनस कर देंगे। और बच्चों बी में तुमने बी पॉइंट में जो भी पॉइंट मैंने वहाँ पर अभी आप 7 पॉइंट्स बताए थे उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ऐसे कोई भी इंटरेस्ट है तो वो भी लेस कर देंगे बच्चों। जो आंसर आएगा वही बात। पॉजिटिव आया है तो यूज्ड इन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और माइनस में आया है तो यूज्ड इन लिखेंगे। इन तीनों एक्टिविटी को ऐड कर लेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट, और नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग को, जो किसके बराबर हो जाएगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड के। यही ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर हमें एग्जाम में ही मालूम पड़ जाएगा कि वो हमारा आंसर कितना लाके दे रहा है। इस चैप्टर के लिए आप कैश फ्लो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, रेशो ज़रूर आना ही आना है। फर्स्ट चैप्टर का हेड और सब हेड का क्वेश्चन आएगा, और कोई ना कोई थ्योरी हमें सेकंड चैप्टर से आएगी। तो मतलब मैं मान के चल रही हूँ पूरा बुक हमारी इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी पोर्शन के नाम से हमें नज़र आएगी और हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो बच्चों अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ सबको आप इसे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से क्लियर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।